अब हम लोग आएंगे चौथे पृष्ठ में। चौथे पृष्ठ में क्या बताया? अब हम तिडली के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडली समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीड़ी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दे। गंडे मैंने बताया था कि वो धागा जो होता है, जो हम लोग रक्षा धागा जो बोलते हैं, वैसे ही हो रहता है, ठीक है। तो वो बांटते थे और उन्हीं से जो पैसा मिलता था वो अपना जीवन यापन करते थे। मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भड़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडे हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिडली में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। वह जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथों में है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो क्या करते थे, वो जगह जगह जो है अपने वो क्या गंडे को बेचते थे। बेचते मतलब देते थे और वहाँ से कुछ पैसा मिलता था तो वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन बताया जाता है कि वो किसी न किसी कारण से वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, वो गांडा बेचना चाहते थे जिससे कुछ पैसा वगैरह मिले। लेकिन राइटर स्पष्ट रूप से बोल दिए थे कि तुम्हें बेचने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लहासा पहुंच जाएंगे, मैं आपको पैसा और ज़्यादा दे दूंगा। तो वो राज़ी हो गए और इसी कारण वो चलने लगे। और बताया जा रहा है कि तिब्बत की धूप भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, ललाट पूरा पसीना से भर जाता था, ठीक है। उसके बाद वो लेकिन कहीं ना कहीं सुमति जो है उस यजमान के पास जाना चाहते थे जिससे उनको कुछ पैसा मिल सके। इसीलिए वो शेखर विहार की ओर चले और अपने साथ राइटर को भी ले गए। बताया जा रहा है कि तिब्बत की जो ज़मीन है बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदार जागीरदारों में बटी थी, मतलब छोटे छोटे जो उसको मतलब देखभाल कर सके जमींदारों को। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथों, मतलब एक किसान होता है, किसान को ऊपर जो है एक जागीरदार होता है और जागीरदार के ऊपर जो है मठों का जो है हाथ रहता है। और मठ जो है एक समुदाय होता है, एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा जन समुदाय होता है और उन्हीं से जागीरदार ऑर्डर लेते हैं और उसके अनुसार वो अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जागीरदार जो है खुद भी अपनी खेती करते थे, कभी कभी किसानों को रखते थे और खुद भी अपनी खेती करते थे, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, मतलब मठों के कोई भिक्षुक को वहाँ पर भेजा जाता था और वहाँ के खेतों को देखा जाता था कि वहाँ खेत का निर्माण कैसे हो रहा है, वहाँ फसलें कैसी हो रही है, फसलों की कटाई कब हो रही है, उसका बिक्री किस हद तक हो रहा है, वगैरह वगैरह देखता था। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था, अर्थात जो भिक्षुक होते थे वो राजा के समान होते थे। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुक नमसे बड़े भद्र व्यक्ति थे। भिक्षुक को नमसे भी बोला जाता, जो बहुत भद्र इंसान थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि
उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। जहाँ एक अच्छा मंदिर था, अर्थात वहाँ पर राइटर से वो नमसे मिले, मतलब बहुत भिक्षुक मिले, और वह बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार किया। लेकिन बताया जाता है कि राइटर बताते हैं कि मेरा वेश वैसा नहीं था कि जैसे वो मतलब और ज़्यादा ख्याल रखा जा सके मेरा, जिसमें कुंजुल बुद्ध वचन अनुवाद की, मतलब एक वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर था जिसमें कंजुल बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित, मतलब हाथों से लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मतलब 103 जो है बुक्स जो है उसमें रखा हुआ था। मेरा आसन, मतलब बैठने का स्थान भी वहीं लगा। वो बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ था, बहुत बड़े बड़े मोटे अक्षरों में वहाँ पर लिखा हुआ था। एक एक पोथी 5-5 सेर से कम नहीं रही होगी, मतलब 5-5 केजी से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडली गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपने अपने सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। मतलब राइटर की इच्छा थी कि वो किताबें पढ़ें, इसीलिए वो सुमति को दूसरी बार आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है, आप अपने यजमानों से भेंट करने चले जाइए। वो सोचते हैं कि जब वो यजमानों से भेंट करने जा रहे हैं तो 2-3 दिन तो लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो शाम तक रिटर्न आ जाते हैं, और जिसके कारण राइटर जो है पूरी पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं और ज़्यादा ध्यान ये नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते थे। अर्थात पहली बार वो नहीं भेजना चाहते थे सुमति को, और दूसरी बार भेजते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित जो रचना है यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर, वो बहुत बारीकी से समझाते हैं कि वहाँ पर उस समय ल्हासा की ओर, या फिर कालिंगपो जो अभी बन गया है, नेपाल से तिब्बत जाने का जो रास्ता है, वहाँ की स्थितियाँ कैसी थी, उन सारी स्थितियों के बारे में वो दर्शन कराते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।